हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की सीरीज को। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरि प्रसाद चौरसिया, एन इंडियन फ्लूटिस्ट इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन, was awarded with which of the following awards in 2000। जो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया है ना, उनको सन 2000 में कौन सा अवार्ड मिला था। ठीक है, और देखो एक हिंट के लिए ये भी बताया गया कि ये एक फ्लूटिस्ट है, यानी एक बांसुरी वादक है। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है 2000 में। ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है ना, पद्म विभूषण। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद्म विभूषण। ठीक है। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पद्म विभूषण इनको ये मिला है, और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये बिलोंग करते हैं सेनिया घराना से। ठीक है, तो इनका घराना भी याद रखेंगे, सेनिया घराना। और इनको अवार्ड्स में कुछ अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 1983 में, कोणार्क सम्मान मिला है 1992 में, और पद्म भूषण मिला है ये भी 1992 में। और कुछ अदर फ्लूट फ्लूट प्लेयर्स की बात करें जो बांसुरी बजाते हैं, तो ये हो जाएंगे देवेंद्र मुर्देश्वर, और रघुनाथ सेठ, और नित्यानंद हल्दीपुर, रोनू मजूमदार, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना और चेतन जोशी। ये सारे हमारे बांसुरी वादक है, फ्लूटिस्ट हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ये जैसे कि इस अवार्ड का जिक्र हो रहा ना, तो इस अवार्ड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पद्म पुरस्कार है ना, पद्म पुरस्कार। तो ये जो पद्म पुरस्कार है ना, इनको तीन कैटेगरी में, या फिर इसको ये तीन टोटल तीन टाइप्स के टाइप्स है इसके। देखो, पहला होता है पद्म विभूषण। ठीक है। दूसरा होता है ये पद्म भूषण, और तीसरा होता है ये पद्म श्री। ठीक है। तो ये इनको अभी क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है ये। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑनर्ड वानी जयराम विद द MS सुबुलक्ष्मी अवार्ड इन अवार्ड फॉर 2019। 2019 का ना MS सुबुलक्ष्मी अवार्ड दिया गया है वानी जयराम को। तो इसको कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इनको ये सम्मान दिया है। तो देखो, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये जो वानी जयराम जी है, इनको ये सम्मान दिया है। ठीक है, ये अवार्ड दिया है MS सुबुलक्ष्मी अवार्ड। ठीक है। और ये जो वानी जयराम है ना, ये एक फीमेल है, और ये एक प्लेबैक सिंगर भी रही है। ठीक है। मतलब अच्छी खासी सिंगर रही है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनको ना मीरा ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत की मीरा इनको कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए पॉइंट। कई बार एग्जामिनर पूछ सकता है ना आपसे कि मीरा ऑफ मॉडर्न इंडिया ये किसको कहा जाता है, तो इसको ये कहा जाता है वानी जयराम को। ठीक है। शी रिसीव्ड द पद्मा भूषण अवार्ड इन 2023। और ये जो MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड है ना, ये दिया जाता है। ये जो MS सुब्बुलक्ष्मी रही है ना, ये कार्नाटिक सिंगर रही है। और इनको ना ट्रिब्यूट करने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए ये MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये कार्नेटिक म्यूजिक सिंगर थी, कर्नाटक से बिलोंग करती थी। ठीक है। और देखो, एक और एडिशनल पॉइंट याद रखेंगे कि ये ना फर्स्ट म्यूजिशियन थी अब तक की जिनको कि भारत रत्न मिला था पहली बार। पहली बार कब मिला था इनको, 1998 में। ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पहली म्यूजिशियन जिसको कि भारत रत्न मिला हुआ है, तो ये है MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंजना गोहर was awarded the Padam Shri Award 2003 for her contribution to which of the following Indian dance form। देखो, ये जो रंजना गोहर है ना, इनको पद्म श्री मिला हुआ है 2003 में। बेसिकली ये कौन से इंडियन डांस फॉर्म से बिलोंग करती है। ठीक है। तो देखो, ऑप्शन में दिख रहा है कुचिपुड़ी, सत्रिया, ओडिसी और मणिपुरी। तो बेसिकली ना, ये उड़ीसी डांसर है। ठीक है, रंजना गोहर ये उड़ीसी डांसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इनके एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। रंजना गोहर, इनको देखो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है 2007 में। ठीक है। और कुछ अदर फेमस ओडिसी डांसर्स की बात करें तो इनमें हो जाएंगे हमारे ये केलुचरण मोहपात्रा, मायाधर राउत, संजुक्ता पनिग्रही, रतिकांत मोहपात्रा, देवा प्रसाद दास, कुमकुम मोहंती,
पंकज चरण दास और अरुणा मोहंती। ठीक है, तो ये सारे हमारे उड़ीसी डांसर्स हैं, तो ये एडिशनल में ये सारे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन सिंगर रोट राग सरिता। ये राग सरिता ये कौन से इंडियन सिंगर ने लिखा है? तो देखो, राग सरिता को लिखा गया है पंडित चिंतामन रघुनाथ व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में हमको दिख रहा है इसका नाम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो राग सरिता है ना, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं। चिंतामन रघुनाथ व्यास ये एक इंडियन क्लासिकल सिंगर थे, और इनको ना इनके ख्याल स्टाइल के लिए जाना जाता है। एक तरह की ये शैली होती है ख्याल शैली, तो ये इसके लिए ही फेमस है। ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 1992। और देखो पद्म भूषण 1992 में दिया गया, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1987 में इनको दिया गया। ठीक है, he researched traditional rags and bandishes, composing over 200 bandishes in various ragas under the name गुनीजन। देखो क्या हुआ था ना, जो ये इन्होंने गुनीजन उपनाम से, गुनीजन पेन नेम से ना वरियस राग में ना 200 से अधिक बंदिश की रचना की थी। ठीक है, राग और बंदिश दोनों की रचना की थी इन्होंने। ठीक है, और इन ट्रिब्यूट टू हिज गुरु गुनीदास ही फाउंडेड द गुनीदास संगीत सम्मेलन इन 1977। और इनके जो गुरु थे ना, ये थे गुनीदास, इनको ही सम्मान देने के लिए ना इन्होंने गुनीदास संगीत सम्मेलन की स्थापना की थी 1977 में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि गुनीदास संगीत सम्मेलन की स्थापना कब और किसने की थी। ठीक है, तो ये तो इन्होंने ही की थी ना, चिंतामन रघुनाथ व्यास। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत नाटक अकेडमी अवॉर्डी सुलोचना चवन वॉज अ फेमस डैश सिंगर। देखो संगीत नाटक अकेडमी अवॉर्डी ये जो है ना सुलोचना चवन, ये किस चीज के लिए फेमस थी, ये कौन कहाँ की सिंगर थी ये? तो देखो ये बेसिकली ना लावणी सिंगर थी। ये लावणी पता है ना, महाराष्ट्र का, ये लावणी सिंगर थी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। देखो ये लावणी सिंगर थी, और इनके कुछ अवार्ड्स, इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, तो पद्म श्री मिला है इनको 2022 में। अच्छा 2022 एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 2025 चल रहा है, तो यानी कि ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि 2022 में पद्म श्री ये किसको मिला है ना, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। लता मंगेशकर अवार्ड इनको 2010 में मिला है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2012 में मिला है। अदर लावली सिंगर्स की बात करें तो ये हो जाएंगे बेला शेंदी और आशा भोसले, उषा मंगेशकर, वैशाली सामंत। अच्छा देखो आशा भोसले, उषा मंगेशकर और साथ में लता मंगेशकर, लता एम लिख देती हूँ, ये तीनों ही ना सिस्टर्स हैं। ठीक है, ये तीनों ही सिस्टर्स हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फायर altar वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हड़प्पन सिटीज। जो फायर अल्टार्स है ना वो कौन से हड़प्पन सिटीज में पाए गए हैं? फायर अल्टार समझते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं इसको अग्नि वेदिका है, या फिर हम कहते हैं ना, कह सकते हैं जिसमें हवन वगैरह करते हैं, उसमें आग वगैरह जलती है ना, उसको कहते हैं। तो ये कहाँ से पाया गया है बेसिकली? तो देखो ये पाया गया है कालीबंगन और लोथल दोनों से ही। तो ऑप्शन नंबर वन में ही हमको ये दिख रहा है कालीबंगन और लोथल, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कालीबंगन ये है कहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ बता देती हूँ। कालीबंगन और प्लस लोथल। ठीक है, कालीबंगन है राजस्थान में। ठीक है, और लोथल है गुजरात में। ठीक है, आसपास ये दोनों इतना दूर नहीं है। ठीक है, तो कालीबंगन लोथल करेक्ट आंसर है। फाइंडिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। अब कुछ डिफरेंट इंडस सिविलाइजेशन साइट्स की बात करते हैं कि यहाँ कहाँ से कौन सी चीजें पाई गई हैं। तो कालीबंगन देखो राजस्थान में है ना कालीबंगन, तो यहाँ से पाया गया है लोअर फोर्टिफाइड टाउन। ठीक है, लोअर फोर्टिफाइड टाउन मतलब हम कह सकते हैं किलाबंद शहर पाया गया है। और बोस्टोफेडोन स्टाइल्स पाए गए हैं यहाँ से। वुडन ड्रेनेज पाए गए हैं, यानी कि जो लकड़ी की जो नाली की जो सिस्टम थे ना वहाँ के, ठीक है, वो पाए गए हैं। कॉपर का यहाँ पे बेल पाया गया है। और एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि उस समय में भी ना जब हड़प्पा के लोग रहते थे उस समय भी अर्थक्वेक वगैरह हुआ करता था, ऐसे कुछ एविडेंस मिले हैं। ठीक है, वुडन प्लो मिला है ना, लकड़ी के हल वगैरह मिले। कैमल्स बोन
और कैमल की सॉरी ऊंट की हड्डी वगैरह मिली है। मतलब ये सब चीजें क्या दर्शाती है कि ये सब चीजों का एग्जिस्ट रहा है उस समय में, लोग इन सब चीजों का यूज करते थे। ठीक है, तो ये तो हमने कर ली कालीबंगन की बात, ठीक है, राजस्थान की। अब हम बात कर लेते हैं लोथल की। ठीक है, तो लोथल से क्या पाया गया है? तो देखो, पोर्ट टाउन पाया गया है, मतलब कि बंदरगाह जहाँ पे जहाज वगैरह आना जाना लगा रहता था। एविडेंस ऑफ राइस, राइस पाए गए हैं यहाँ पे। ग्रेवयार्ड पाए गए, ग्रेवयार्ड मतलब वही कब्रिस्तान पाए गए हैं। आइवरी स्केल पाए गए हैं। आइवरी का मतलब होता है देखो हाथी दांत, तो हाथी दांत के बने हुए स्केल वगैरह पाए गए हैं। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि उस समय में लोग हाथी दांत वगैरह का यूज करते हो, और हाथी वगैरह को माल वगैरह ढोने के लिए यूज करते हो, है ना। कॉपर के डॉग पाए गए हैं, ये सारी चीजें पाई गई हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अब बात कर लेते हैं ये जो मोहनजोदारो, मोहनजोदारो से क्या पाया गया है यहाँ पे। तो देखो, मोहनजोदारो पहले तो मैं बता दूं, ये यहाँ है नहीं, ये पाकिस्तान में है मोहनजोदारो। ठीक है, तो मोहनजोदारो से पाए गए हैं प्रीपेड गारमेंट्स, टेम्पल लाइक पैलेस पाए गए हैं, टेम्पल के जैसे कुछ जगह पाई गई है, पशुपति सील पाई गई है, और एक डांस करती हुई लड़की की स्टेचू पाई गई है, मूर्ति पाई गई है। ग्रेट बाथ पाया गया है, स्नानागार जिसको बोलते हैं। और ग्रेट ग्रेनरी मतलब जहाँ पे अन्न वगैरह रखते थे, वो पाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पाई गई है। ठीक है, तो अच्छा, एक एडिशनल ये भी याद रखेंगे ना कि हड़प्पा सभ्यता की खोज ना दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, और 1922 में की थी मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ग्रेट बाथ है ना, उसके बारे में कुछ टर्म्स, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली बात तो हो रही है यहाँ पे बात की, है ना, ग्रेट बात की। ठीक है, देख लेते हैं स्टेटमेंट को। इट वॉज यूज फॉर ग्रेन स्टोरेज। देखो यहाँ पे बात है, ये बात मतलब हुई ना, बात नहाना वगैरह, तो क्या यहाँ पे ग्रेन वगैरह को स्टोर करके रखेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये नहाने के लिए बना था, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, हाँ, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट वॉज यूज फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए यूज होता था? नहीं। इट वॉज यूज एज द वाटर टैंक ऑफ द सिटी, सिटी का ये वाटर टैंक था। हाँ, वाटर टैंक तो था ही, पर फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। इट वॉज प्रोबेबली यूज फॉर रिलीजियस पर्पज। हाँ देखो, ये ज्यादा बेहतर आंसर है हमारा, कि इसको ना रिलीजियस पर्पज से यूज किया जाता था। जैसे कि कुछ धार्मिक चीजें होती थी ना, कुछ जैसे पूजा पाठ वगैरह हो रहा है, कुछ हवन हो रहा है, उसके बाद जैसे स्नान वगैरह होता है ना, तो उस पर्पज से इसको यूज किया जाता था। ठीक है, तो हमारा ये डी हमारा तो करेक्ट हो जाएगा, बट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर है। ग्रेट बात हमारा ये यही हो जाए, जो ही है ना, ये एक पब्लिक वाटर टैंक है जो कि मोहनजोदारो में था। हाँ देखो, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये एक रिलीजियस प्लेस था। ठीक है, और इट वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्ट यार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स। देखो बेसिकली ना, ये कुछ इस तरह से बना था, मैं आपको बता दूं, ये कुछ इस तरह का था ये हमारा ये ग्रेट बाथ। और यहाँ पे ना कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जैसे कि, हाँ एक मिनट, कुछ इस तरह से ना सीढ़ियाँ बनी हुई थी यहाँ पे, मतलब दो साइड सीढ़ियाँ बनी होती थी, यहीं से लोगों का उतरना आना जाना होता था। ठीक है, और यहाँ पे ना कुछ ईंट वगैरह लगी हुई थी, है ना, यहाँ पे, मतलब सेफ्टी के पर्पज से, और पानी बाहर ना जाए, यहाँ कुछ ईंट वगैरह लगी हुई थी। और यहाँ पे ना घर वगैरह बने हुए थे, इधर इधर, मतलब इधर हर जगह घर बने हुए थे। और एक साइड ना कुआं था, क्योंकि यहाँ से पानी इसमें जाता था ना सीधा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से धार्मिक रीजन से इसको बनाया गया था, जैसे कुछ पूजा पाठ वगैरह होता था, तो इसलिए। ठीक है, तो आपको आई होप की इमेज के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेते हैं। हाँ, कॉरिडोर होता था इसके फोर साइड्स पे, और यहाँ पे टू फ्लाइट्स के स्टेप्स ऑन नॉर्थ और साउथ में, यहाँ पे मतलब दो सीढ़ी वगैरह बनाई गई थी। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। और यहाँ पे ब्रिक्स वगैरह थी, ब्रिक्स की सेटिंग की गई थी किनारे पर। ठीक है, और जिप्सम वगैरह लगा के ना इसको बहुत मजबूत किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे तीन साइड में रूम्स थे, और एक साइड में वेल था, कुआं बना हुआ था, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो हमें बताना इनमें से कौन सा जो इंडस वैली साइट है अभी वो पाकिस्तान में है। देखो, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर, कालीबंगन। तो हड़प्पा, तो ये पंजाब का ही था। तो पंजाब, देखो पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, तो करेक्ट आंसर हमारा हड़प्पा ही हो जाएगा क्योंकि ये अभी इंडिया में नहीं है। लोथल तो गुजरात में, गुजरात तो इंडिया में ही आता है। आलमगीरी हमारा हो जाएगा यूपी में, तो ये भी तो इंडिया में हो जाएगा। कालीबंगन राजस्थान में, ये मैं बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पा। ठीक है, ये अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो हड़प्पा हमारा करेक्ट आंसर है। और देखो, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जब हुआ था ना, ये तब था ब्रोंज एज। ठीक है, कांस्य युग भी तो कहा जाता है ना वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि पहली बार तांबे की खोज यहीं पे की गई थी। और इसको ना हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है, मतलब कि इसको वैसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है। हड़प्पा कल्चर के नाम से, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से, और स- और और सरस्वती संस्कृति के नाम से, सरस्वती सभ्यता कुछ इस तरह के नाम से भी तो जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाने, मतलब ये सारे नाम है इसके। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट साइट्स की बात कर लेते हैं हड़प्पा कल्चर के। तो ये हो जाएगी सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतका गेंडोर, ये था बलूचिस्तान में। ठीक है, मैं रिवर नहीं देख रही हूँ यहाँ पे, आप रिवर देख लीजिए। और ये चनहूदरो ये पाकिस्तान में था। कालीबंगन तो राजस्थान में था, ये बता ही चुकी हूँ। घग्गर, अच्छा घग्गर रिवर पे। लोथल गुजरात में था, और आलमगीरपुर ये है यूपी में। ठीक है, यूपी में कहा, मेरठ में। ठीक है, तो ये सारे साइट्स भी याद रखेंगे, क्योंकि देखो हड़प्पा सभ्यता से ना दो क्वेश्चन बनते ही है आपकी शिफ्ट में। ठीक है, पूरे शिफ्ट में ना दो क्वेश्चन बनते हैं। वो बात अलग है कि आपकी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो याद आप सारे रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पोटरी वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री। पोट्री मतलब समझते हैं ना, पोट्री मतलब कि मिट्टी के जो बर्तन हैं। तो जो मिट्टी के बर्तन है ना, वो एंशंट इंडियन हिस्ट्री में ना पहली बार कहाँ पर पाए गए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे हिस्ट्री, जैसे कि कैल्कोलिथिक हो जाएगा, पैलियोलिथिक हो जाएगा, नियोलिथिक हो जाएगा, मेसोलिथिक। तो ये सारे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। और हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा नियोलिथिक। ठीक है, नियोलिथिक मतलब कि हम कहते हैं ना हिंदी में नव पाषाण काल, है ना। तो नव पाषाण काल में ना पोट्री वगैरह पाया गया था पहली बार, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने के जो भी यहाँ पे एविडेंस मिले थे। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोट्री हैज बीन डिस्कवर्ड इन दी अर्ली विलेजेस ऑफ मेहरगढ़। और पोट्री, ये जो मिट्टी के बर्तन है ना, इसको खोजा गया था मेहरगढ़ में। ठीक है, और पैलियोलिथिक एज की भी यहाँ पे बात हो रही है। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, मतलब बहुत पुराना वाला काल। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सबसे लंबा स्टोन एज था। ठीक है, स्टोन मतलब कि यहाँ पे जो पत्थर वगैरह का यूज करके जो चीजें बनाते हैं ना, तो ये सबसे लंबा काल था तब, तब से लेकर अब तक का। ठीक है, मतलब उस टाइम में जो पैलियोलिथिक एज था, ये सबसे लंबे टाइम का था। ठीक है, और बेसिकली ना पैलियोलिथिक एज में ना जो ह्यूमंस है ना, उन्होंने स्टोन वगैरह के से टूल वगैरह बनाना सीख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथिस बिगेन अबाउट डैश ईयर्स अगो। देखो, यहाँ पे ना बात हो रही है कि इंडिया में ना जो ये इरेक्टिंग मेगालिथिस, यानी कि जो हम कह सकते हैं हिंदी में महापाषाण, मतलब कि जो बड़े बड़े स्टोन से जो मूर्ति वगैरह बनाई जाती थी ना, ये कितने साल पहले स्टार्ट हुई थी। ठीक है, देखो एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इरेक्टिंग, इरेक्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। ठीक है, और मेगालिथिस ये क्या है, ये एक कह सकते हैं कि हम, ये लार्ज स्टोन होता है ये। ठीक है, लार्ज स्टोन। ठीक है, तो लार्ज स्टोन से कुछ मूर्ति वगैरह जो बनाई जाती थी, वो कितने साल पहले बनाई जाती थी। ठीक है, तो हमारा देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 साल पहले। ऑप्शन नंबर ए ही हमें दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं। A megalithic is a large stone that has been used to construct a prehistoric structure or monument. जो मेगालिथिक है ना, एक लार्ज स्टोन होता है जिसका कि यूज किया जाता है प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए या फिर कोई मॉन्यूमेंट बनाने के लिए। इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ टाइप्स है। मैनहीर हो जाएगा, डोलमेन हो जाएगा। इसको आपको डीपली नहीं जाना है। ठीक है, और कौन कौन से हो जाएंगे।
कुछ इस तरह के टाइप्स हो जाएंगे, ठीक है। अ, ये कैपस्टोन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ मेगालिथिक साइट्स की बात कर लेते हैं, मतलब ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, कौन कौन से साइट्स पे पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसा कर देती हूँ। अब जो आपको पढ़ना है, आप इस पे ध्यान दीजिए। मेगालिथिक साइट्स के में जैसे कि नीलास्कल है, ये कर्नाटक में है। हनम सागर है, ये कर्नाटक में है। जूना पानी है, ये महाराष्ट्र में है। और हीरे बेनेकल, ये कर्नाटक में। अच्छा देखो, कर्नाटक के तो 3 नेम हो गए ना, ये नीलास्कर भी है, और हनम सागर भी है, और बेनेकल भी है, ठीक है, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड अ इन्फ्लुएंस ऑन द बहमनी एंड विजयनगर किंगडम। तो देखो, बात हो रही है कि जो दिल्ली सल्तनत की ना, ऐसा कौन सा सिस्टम है या फिर ऐसा कौन सा प्रणाली है जिसमें कि जो ये बहमनी है और साथ में ये जो विजयनगर साम्राज्य है, इनका इन पे मतलब इनका इन्फ्लुएंस रहा है, इनका प्रभाव रहा है। तो ऐसे कौन सी प्रणाली है दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। तो देखो, ऑप्शन में हमको दिख रहा है वॉलिस, चहलगानी, बिट, नहीं, ये सब नहीं। आंसर हमारा हो जाएगा इक्तादारी सिस्टम, ठीक है। इक्तादारी सिस्टम ये करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, इक्तादारी सिस्टम है ना, इसको ना इंट्रोड्यूस किया गया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा। सब इल्तुतमिश वही है, रजिया सुल्तान के फादर, ठीक है। और ये दिल्ली के 3rd नंबर के सुल्तान थे, ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और देखो, यहाँ पे कुछ, अच्छा मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जो इक़्तिदारी सिस्टम थी ना, बेसिकली ना, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ना एक सिस्टम थी। और इसमें ना लैंड को छोटे छोटे हिस्से में ना ऐसे डिवाइड कर दिया जाता था। और यहाँ के वो अधिकारी जो होते हैं और यहाँ के जो सैनिक है, उनको कुछ कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। और ताकि ना वो अपने एरिया से जाके कुछ रिवेन्यू इकट्ठा कर सके, है ना। और यहाँ के जो खर्चे हैं मेंटेनेंस वगैरह को वो पूरा कर सके, मतलब जितना भी वो रिवेन्यू इकट्ठा करते थे ना, उसमें से कुछ हिस्सा अपने खर्चे और मेंटेनेंस के लिए रख लेते थे। बाकी जो वहाँ के सुल्तान होते थे ना उस टाइम के, उनको जाके वो रिटर्न कर देते थे, ठीक है। तो इसको ही कहा गया था इक्तदारी सिस्टम। और ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना कुछ, जैसे कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हैं, वो देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के। तो दाबीर कहा जाता था सेक्रेटरी को, ठीक है। और फौजदार कहा जाता था, जो भी आर्मी का कमांडर होता था उसको फौजदार कहा जाता था। और सिपह सलार कहा जाता था कमांडर को। और आमिल कहा जाता था रिवेन्यू ऑफिसर को, जो राजस्व अधिकारी होता था उसको कहा जाता था। दीवान कहा जाता था, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का ऑफिस था ना, उसको हम कहते थे दीवान, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो कई बार ना यहाँ से एग्जामिनर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत में ये आमिल क्या था, या फिर फौजदार क्या था, दीवान क्या था, दाबीर क्या था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द सल्तनत ऑफ दिल्ली द टर्म उलेमा वॉज एसोसिएटेड विथ वॉट। देखो, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ना उलेमा जो वर्ड था ना, वो क्या था या किस चीज़ से रिलेटेड था, तो हमें ये बताना है। तो बेसिकली ना जो उलेमा था ना, वो वर्ड यूज होता था जो इस्लाम के जो विद्वान होते हैं ना, जो मतलब सही गलत का फैसला बताते हैं, हमें सलाह देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये ठीक रहेगा, तो उसको ही उलेमा कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ये, लर्न थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्टिस, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑफिसर्स इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के कुछ ऑफिसर्स, ये वैसे हालांकि मैं बता चुकी हूँ अभी भी, पर कोई बात नहीं, हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आमिल कहा जाता था रेवेन्यू ऑफिसर को। बरीद कहा जाता था इंटेलिजेंस एजेंट को। ख्वाजा कहा जाता था अकाउंट के जो ऑफिसर होते थे उनको। और कोतवाल कहा जाता था जो भी सिटी में जो भी लॉ और ऑर्डर में हेड होता था उसको कहा जाता था। मुहतासिब कहा जाता था हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी लॉ और ऑर्डर, ठीक है, जो हेड होता था म्यूनिसिपैलिटी का। और मुफ्तिस ये कहा जाता था एक्सपाउंडर ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून के विख्याता थे, कानून के बारे में बताते थे, उनको मुफ्तिस कहा जाता था, ठीक है। तो ये सारे टर्म भी याद रखने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, अ रूलर ऑफ स्लेव मामलुक डायनेस्टी। इल्तुतमिश की डॉटर कौन थी, और एक ये भी बताया गया कि ये स्लेव
मामलुक डायनेस्टी की रूलर भी थी। ठीक है, तो देखो इल्तुतमिश की डॉटर जो थी ना, ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमको दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इल्तुतमिश की डॉटर थी। ठीक है, नेक्स्ट पे, हाँ देखो अब जो रजिया सुल्तान है ना, इन 1236 रजिया सुल्तान मामलुक डायनेस्टी सक्सीड हर फादर टू द सल्तनत ऑफ दिल्ली। देखो क्या हुआ था 1236 में ना, अपने पिता के बाद ना दिल्ली सल्तनत को इन्होंने ही संभाला था। ठीक है, रजिया सुल्तान ने संभाला था। और उन्होंने ना राजपूतों पर ना से एक अपना कंट्रोल पाने के लिए रणथंबोर के अकॉर्डिंग, सॉरी, रणथंबोर के विरोध में ना कुछ अभियान वगैरह भी भेजा था। ठीक है, राजपूतों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अच्छा देखो मामलुक डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1290। इसको खोजा फाउंड किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाख बख्श, क्योंकि काफी ये दान वगैरह बहुत ज्यादा करता था, मतलब कहा जाता है कि लाखों का दान कर देता था। तो इसलिए इसको ना लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द दिल्ली सल्तनत अ रिलीजियस टैक्स was imposed on the wealthy and rich Muslims in India। देखो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के समय में, टाइम पीरियड पर जब दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था ना, तो यहाँ पे एक रिलीजियस टैक्स लिया जाता था। जो भी वेल्दी और रिच मुस्लिम्स हैं, मतलब अच्छे खासे अमीर मुस्लिम से, उनसे लिया जाता था एक रिलीजियस टैक्स, धार्मिक कर लिया जाता था। तो उस टैक्स का नाम बताना है। देखो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जकात, क्योंकि इनसे ये जकात नाम का टैक्स लिया जाता था। ठीक है, और देखो आया हुआ एमटीएस 2023 के एग्जाम में। ठीक है, अब देखो जकात टैक्स was abolished by सिकंदर लोदी। फिरोज शाह तुगलक इंट्रोड्यूस्ड 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस बेस्ड ऑन द कुरान। अब ये तो जकात टैक्स है ना, इसको ना हटा दिया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक जो है ना, उन्होंने 4 तरह के टैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि बेस्ड था उनके कुरान पर। ठीक है, अब ये 4 टाइप के टैक्स कौन से थे? एक थे खराज, खराज का मतलब होता है लैंड टैक्स। खाम, इसका मतलब होता है टैक्स ऑन बूटी कैप्चर्ड इन वॉर, मतलब कि जैसे कि कोई युद्ध वगैरह हुआ है, युद्ध वगैरह में जो माल वगैरह लूटे गए हैं ना, उन पर भी टैक्स लगता था। ठीक है, तो ये वो हो जाएगा, खाम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जिजिया कर, और जिजिया कर देखो ये नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। और एक हो जाएगा जकात, मतलब ये 4 तरह के कर की यहाँ पे बात की गई है, खराज, खाम, जिजिया और जकात। ठीक है, तो ये चारों नाम भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से सल्तनत में यूज हुआ है, क्या किस चीज से रिलेटेड था, ये सारी चीजें। नेक्स्ट पे चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कंपोज्ड तबाकत ए नासिरी इन दी दिल्ली सल्तनत पीरियड। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है तबकात ए नासिरी की जो रचना है, उसको दिल्ली सल्तनत के पीरियड में किसने की थी। ठीक है, किसके द्वारा इसको बनाया गया था तबकात ए नासिरी क्यों। तो देखो बेसिकली इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अस मिनहाज ए सिराज होगा ना, मिनहाज ए सिराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस तो नहीं होगा, मिनहाज ए सिराज आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा तबाकत ए नासिरी लाया गया था। ठीक है, अब देखो तबाकत ए नासिरी 1260 में लाया गया था, और इसको लिखा गया था मिनहाज सिराज के द्वारा पर्शियन लैंग्वेज में, यानी कि पारसी लैंग्वेज में इसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ही वॉज अ क्रोनिकलर ड्यूरिंग द रूल ऑफ सल्तनत इल्तुतमिश। हम कह सकते हैं ना कि ये सल्तनत इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे ना एक क्रोनिकलर था, मतलब उनके टाइम के आसपास ही था ये। ठीक है, हसन निजामी, हाँ हसन निजामी एक ये पर्शियन लैंग्वेज के पोइट थे, और इन्होंने ना तैजुल मासीर लिखा था। ठीक है, और सूफी पोइट जो आमिर खुसरो थे ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में एक पोइट थे। ठीक है, अच्छा इनके कुछ फेमस बुक्स वर्क की बात कर लेते हैं ना, जैसे तुगलक नामा लिखा, और वास्त उल हयात लिखा। ठीक है, नूह सिफीहर लिखा, आशिका लिखा, मतलब ये सारे इन्होंने किसने लिखा, ये लिखा गया अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, और जियाउद्दीन बरानी मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर ऑफ दिल्ली सल्तनत। हाँ ये याद रखेंगे कि जियाउद्दीन बरानी जो था ना, वो मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, और इसने लिखा तारीख ए फिरोज शाही, और साथ में फतवा ए जहानदारी। ठीक है,
तो ये सारे याद रखेंगे। और देखो हमारा ना ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो सीरीज है ना वो कंप्लीट हो गई है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।